डेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आईओटी कैसे सोसाइटीज को और सिस्टम्स को डिसरप्ट करने की कैपेसिटी रखती है, कैसे कंट्री कॉन्टेक्स्ट को डिसरप्ट कर रखा है, वो सब हमें मालूम है। और ऐसे कॉन्टेक्स्ट में रिसर्च और रिसर्चर्स का इंपॉर्टेंस बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अभी ऐसी ही बात पे जब क्वांटिटेटिव डेटा, क्वांटिटेटिव इनपुट्स, बहुत सारी क्वांटिटी में हम चीज़ों को देख के समझ के किसी फिनोमेना को समझते हैं, वहीं पे क्वालिटेटिव डेटा का एक इंसाइट सारी चीज़ों को डिसरप्ट करता है, नई थियोरी बनाने की कैपेसिटी रखता है। यही बात हमें, जैसे फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं। फिनियस गेज का केस है, एक आदमी जिसके सिर में मेटल की रॉड घुस गई और 13 साल भर नॉर्मल जीवन जीता है। अब ऐसी केस स्टडी पे कि ब्रेन पे क्या इम्पैक्ट आता है, बिहेवियर पे, नॉर्मल डे टू डे लाइफ कैसी कंप्लीट होती है, ये रियल एक्चुअल केस स्टडी है। डॉक्टर ऐसे 50 मरीजों का वेट नहीं कर सकता, ये लाइफ वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी होती है स्टडी करने की। तो एक डेटा इनपुट इनसाइट जो पूरी थ्योरीज को डिसरप्ट करने की कैपेसिटी रखे, वहां पे हमारा इंपॉर्टेंस आता है क्वालिटेटिव इनपुट्स का, क्वालिटेटिव डेटा का। उनके एनालिसिस के लिए मैंने एनवीवो सॉफ्टवेयर को कैसे यूज़ करना है और रिलेटेड इनपुट्स, मैंने इसी वीडियो चैनल पे एक पूरी प्लेलिस्ट बना के रखी है। इंटरेस्टेड हैं तो देख सकते हैं। बट यहाँ पे इस वीडियो में हम एक्सटेंडेड गियोया एनालिसिस की बात कर रहे हैं। ये एक मेथोडोलॉजी है, एक तरीका है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन अगर आप कोई ब्रेक थ्रू रिसर्च निकालना चाहते हैं, अगर आप कोई ऐसा फिनोमेना, लेट्स से मल्टी केस स्टडी, आप मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट में पैटर्न आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं कि ताकि आप इकोसिस्टम्स को कंपेयर कर सकते हैं, तो उसके लिए रेफरेंस यहाँ पे है। मतलब गियोया एनालिसिस कैसे कैसे कॉन्टेक्स्ट में यूज हो सकता है, उसके 3-4 एग्जांपल मैंने सामने रखे। फॉर एग्जांपल, आप कोई एम्बेडेड केस स्टडी है, डीप कॉन्टेक्स्ट एनालिसिस करना चाहते हैं, वन रीजन और मैनी एक्टर्स का इंटरैक्शन स्टडी करना चाहते हैं, तो आप ये रेफरेंस देख सकते हैं। इम्पैक्ट क्रिएशन सोसाइटी, सिविल सोसाइटी में कैसे एंगेजमेंट हो रहा है, कैसे मेंटल मॉडल्स, वैल्यूज़, कैसे स्टेक होल्डर फ्रेमिंग, और कैसे फेनोमेनोलॉजिकल स्टडी, फॉर एग्जांपल एक इकोसिस्टम में कैसे इवोल्यूशन होता है, चेंज ओवर टाइम। तो उन सारों के कुछ हिंट मैंने रेफरेंस दिए हैं। एक वीडियो के लास्ट में इनके लिंक्स भी मिल जाएंगे आपको, आप डीप में स्टडी कर सकते हैं। पर अभी के लिए हम समझ लेते हैं कि एक बहुत ही पावरफुल मेथोडोलॉजी हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, जिसका नाम है एक्सटेंडेड गियोया एनालिसिस। और ये क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस मेथड है जो ट्रेडिशनल कोडिंग के आगे की बात करता है। ट्रेडिशनल कोडिंग में लिमिटेशंस होती है, लेकिन यहाँ पे स्ट्रक्चर्ड थियोराइजिंग की बात होती है। इसके कारण रिसर्चर को रिगरस कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क मिलता है ताकि एक वो सिस्टम डेवलप कर पाए जो कि ग्राउंडेड हो डेटा के अंदर, राइट। इसीलिए हम ग्राउंडेड थ्योरी की बात करते हैं। तो ट्रेडिशनल कोडिंग में क्या होता है, बेसिकली ट्रेडिशनल कोडिंग और इस मेथोडोलॉजी में डिफरेंस ये है कि यहाँ पे स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस है थियोरी बिल्डिंग का, ताकि एक रिगरस मेथोडोलॉजी मिले आपके पास में, आप उसको रेप्लिकेट कर पाए मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट में। आप एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस के साथ में मल्टीपल फेसेस में, सीरीज में कोडिंग करते हैं ताकि सिस्टमेटिकली डेटा को आइडेंटिफाई करें, एक्सप्लोर करें और आप डेवलप करें। सब्सिक्वेंटली आपका एम क्लियर रहता है कि आप सिंप्लीफाई करें कॉम्प्लेक्स चीज़ों को और नई थियोरी डेवलप करें। और इसके लिए आपको जो कोडिंग के जो रिगर और वैलिडिटी है उसकी आप श्योरिटी कर देते हैं, और वो श्योरिटी ये मेथड आपको देता है 3 स्टेप मेथड से। उस पर हम आगे बात करेंगे, पर यहाँ तक की जो बात है उसका साइटेशन मैंने नीचे दिया हुआ है और डिटेल आप देख सकते हैं। तो चलिए, सी इट्स लाइक आप अगर कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ देखना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली आपको कोई फ्लेक्सिबल फ्रेमवर्क चाहिए ताकि आप पैटर्न्स को समझ पाएं और आप डाइवर्स अप्रोचेस यूज़ कर पाएं। फ्लेक्सिबिलिटी से आपको फ़ायदा होता है कि आप अपने हिसाब से कोडिंग के टर्म्स और थ्योरी डेवलपमेंट का जो लेवल है, बेसिक या इंटरमीडिएट या और डीप लेवल पे, उस लेवल पे बात कर सकते हैं। और आप पैटर्न्स, थीम्स और नैरेटिव्स जो आइडेंटिफाई करते हैं उसमें भी आप अपने हिसाब से, आपको फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप प्रायोरिटीज डिसाइड करें, आइडेंटिफाई करें, और आप डाइवर्स अप्रोचेस यूज़ कर सकते हैं। आप थेमेटिक एनालिसिस करें, डिस्कोर्स एनालिसिस करें, कंटेंट एनालिसिस करें। हर एक प्रोसेस की, हर एक सिस्टम की एक अलग स्ट्रेंथ और वीकनेस है। जैसी आपकी इच्छा है उस हिसाब से आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, लेकिन आपकी रिगर और आप जो ट्रांसपेरेंसी, जो वैल्यू ऐड करना चाहते हैं, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है। वो ये मेथोडोलॉजी इंश्योर करती है। तो आगे देखते हैं कि इसकी यूनिकनेस क्या है और क्यों
यहाँ से ये करना चाहिए आपको, क्योंकि रॉ नरेशन, जो नॉर्मल रॉ नरेशन है ट्रेडिशनल तरीके से, वहाँ पे और थियोरेटिकल कंट्रीब्यूशन दोनों के बीच का ब्रिज ये एनालिसिस आपको हेल्प करता है बनाने में। सेकंड है जो वॉइस ऑफ पार्टिसिपेंट्स है, जैसे फिनियस गेज के केस में फिनियस गेज तो बता नहीं सकता था कि मेरे बिहेवियर में, उसको एक इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर चाहिए था डॉक्टर को, और डॉक्टर के लेवल पे एक यूनिक केस स्टडी थी जो उसने जो फिजिकली या थियोरेटिकली उसने जो भी ब्रेन में समझाया उसको सबको समझने के लिए कि किस किस पार्ट में क्या होता है। तो वॉइस ऑफ पार्टिसिपेंट को आप एज अ रिसर्चर जब ट्रांसपेरेंट और विजुअल और रिपीटेबल तरीके से कर पाते हैं, तो यहाँ पे इस मेथडोलॉजी में आपको वो यूनिकनेस मिलती है, ताकि आप कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम्स को, स्टेक होल्डर रिलेटेड रिसर्च को अच्छी और इफेक्टिव तरीके से कैरी आउट करें। और ये यूनिकनेस से, इस यूनिकनेस के कारण आपको ये जो GUI एनालिसिस है ये आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। इसका बेसिक्स ओरिजिन की साइटेशन आपके सामने है, और भी डिटेल में वीडियो में मिल जाएगा, पर यहाँ पे कि जो पुरानी बातें थी कि क्वालिटेटिव थ्योरी बिल्डिंग में इतना रिगर नहीं है, वो शिकायत यहाँ पे क्लोज हो जाती है, क्योंकि GUI एनालिसिस वो रिगर प्रोवाइड करता है आपको। काफ़ी सेमिनल पेपर है जो मैंने आपके सामने शेयर किए हैं, ये सेमिनल पेपर्स हैं, इनको भी आप देख सकते हैं। और अब आते हैं कि कौन से वो 3 स्टेप्स हैं जिनसे हम, और एग्जाम्पल से समझते हैं कि कौन से वो 3 स्टेप हैं जिनसे हम GUI एनालिसिस को आगे कैरी आउट करते हैं। हम अपनी थियोरी बिल्डिंग के लिए क्वालिटेटिव डेटा, रिच क्वालिटेटिव डेटा के अंदर थियोरी बिल्डिंग के लिए जो अप्रोच यूज़ करते हैं उसमें स्ट्रक्चर है 3 स्टेप का। पहला स्टेप यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट बिल्ड करते हैं, डेटा से हम इंसाइट लेके अभी एग्जांपल से समझेंगे, कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं। फिर उसके बाद में उन कॉन्सेप्ट से हम थीम डेवलप करते हैं, और थीम अल्टीमेटली हमें हिंट देती है कि ओवरऑल एग्रीगेट डायमेंशन क्या है। इसके कारण, इस 3 स्टेप्स के कारण हम पार्टिसिपेंट की वॉइस और रिसर्चर का जो एब्स्ट्रैक्शन है, रिसर्चर को कॉम्प्लेक्स कॉन्टेक्स्ट में अल्टीमेटली अंदर क्या हो रहा है उसको खुद को भी नहीं पता, उसको तो इंटरेस्ट है कि स्टडी करे वो। अब ये स्टडी करने के लिए फॉर एग्जांपल कोई पॉपुलर डोमेन है, ऑर्गेनाइजेशनल स्टडी, एंटरप्रेन्योरशिप या आइडेंटिटी या इकोसिस्टम, ऐसे के अंदर रिसर्चर को खुद को भी नहीं पता कि क्या हो रहा है, किन कम्युनिटीज़ में कैसे बिल्ट हो रही है, कहाँ पे कैसे इकोसिस्टम्स बन रहे हैं। तो उसके लिए वो रिसर्चर का एब्स्ट्रैक्शन और पार्टिसिपेंट्स की वॉइस के अंदर एक ब्रिज करने के लिए एक फ्रेमवर्क है। एग्जाम्पल से समझते हैं ये कैसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने प्राइमरी रिसर्च करी, इंटरव्यू लिया, और इंटरव्यू से आपने फर्स्ट ऑर्डर कंसेप्ट, सेकेंड ऑर्डर थीम और एग्रीगेट डायमेंशन। फर्स्ट ऑर्डर कंसेप्ट में पार्टिसिपेंट सेंट्रिक है, उस दिशा को हम फोकस करते हैं, जूम इन करते हैं उसमें। सेकेंड ऑर्डर थीम्स में हम रिसर्चर सेंट्रिक, रिसर्च जो फ्रेमवर्क ओवरऑल बनाना चाहते होता है उस पर बात करेंगे। और थर्ड में हम मेटा लेवल एब्स्ट्रैक्शन की बात करते हैं। 3 एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, एक इंटरव्यू है, उसमें आपके इंटरव्यू स्क्रिप्ट में आपको कहीं पे एक लाइन दिख रही है, पॉलिसी ऑफन लैग बिहाइंड इन टेक्नोलॉजी, लेट्स से। अब ये छोटा सा इनपुट आपको गवर्नमेंट रिलेटेड इनपुट दिखा रहा है, और ये फर्स्ट ऑर्डर कंसेप्ट है। अब यहाँ से सेकंड, इसको जैसे आगे रिफाइन करते हैं आपको पता चलता है पॉलिसी रिलेटेड चैलेंजेस से ये थीम डेवलप हो रही है आपकी। एंड फाइनली एग्रीगेट डायमेंशन, जो आपका इंस्टीट्यूशनल डायनेमिक्स है, उसके बारे में कहाँ कहाँ पे इनपुट है। एक एक डेटा से ऐसे आप इनसाइट्स आइडेंटिफाई करते हैं, अपनी थियोरी बिल्डिंग करते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से इंटरव्यू में कहीं पे आया, वी कोलैबोरेट विथ लोकल स्टार्टअप्स। अब ये छोटी सी 4-5 वर्ड का एक जो कोटेशन है, यहाँ से आपको इंटरफेस वाला कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, और इस कंसेप्ट से आप आगे थीम को आइडेंटिफाई करते हैं कि कोलैबोरेटिव इनोवेशन के बारे में कौन सी थीम डेवलप हो रही है, कौन कौन सी थीम्स उभर के ज़्यादा बाहर आ रही है, और फिर आप ओवरऑल एग्रीगेट डायमेंशन की कि को क्रिएशन मैकेनिज्म कैसे इवॉल्व हो रहा है उस पर बात कर सकते हैं। पॉइंट इज, आप एग्रीगेट डायमेंशन जो लेट्स से यहाँ पे सोशल एंगेजमेंट का है, उसको स्टडी करने के लिए आप देखते हैं कि उसके अंदर कौन कौन सी रिलेटेड थीम्स होंगी। लेट्स से उसमें से एक इमर्ज होकर आ रही है पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस वाली थीम, उस थीम से रिलेटेड एविडेंसेस कहाँ है, तो फर्स्ट ऑर्डर कॉन्सेप्ट ढूंढते हैं कि यस कहीं पे कोई रिलेटेड इनपुट है जो सिविल सोसाइटी पे बात कर रहा है, सिटीजन की फीडबैक रिलेटेड बात कर रहा है। तो हाँ, ओवरऑल आप चाहे फॉरवर्ड जाए चाहे रिवर्स जाए, दोनों इंडक्टिव डिडक्टिव दोनों अप्रोच यूज़ करके आप यहाँ पे अपनी थियोरी बिल्डिंग कर सकते हैं। तो ये काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी मैंने एक वीडियो में थोड़ा ब्रीफली समझाने की कोशिश करी है, और की साइटेशंस इसके लास्ट में ये देख लीजिए। पर पॉइंट ये है कि अगर आप क्वालिटेटिव
रिसर्च में इंटरेस्टेड हैं तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और आई होप ये वीडियो, ऐसा टॉपिक अभी तक यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं था, इसलिए मैंने ये बनाया आपके लिए। थैंक यू। इट्स लाइक स्कैफोल्डिंग, जैसे कि आप बिल्डिंग के लिए स्कैफोल्डिंग नहीं बनाते हैं, वैसा है।